कल हम 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या क्या पढ़ रहे थे हम? एक्ट ऑफ 1990 था वो। उसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ 1990 का ये 1909 का एक्ट ऑफ 1909 का नाम क्या था वैसे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना? कल लिखा था ना हमने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसका नाम मॉर्ले मिंटो था क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो उस समय वाइसरॉय थे, है ना? तो इसमें मैंने पहला तो बता दिया था कि पहला क्या इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें? सेपरेट इलेक्ट्रोड। सेपरेट इलेक्ट्रोड, सेपरेट इलेक्ट्रोड मैंने बता दिया था किसके लिए? ये फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था किसके लिए हुआ था? मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो इसके इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है कि ये क्यों सेपरेट इलेक्ट्रोड आया था। तो इस 1905 में 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बंगाल था, मैंने बताया था ना कि बंगाल सिर्फ पश्चिम बंगाल जो प्रेजेंट में है वो नहीं था, प्रेजेंट है बांग्लादेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। तो बंगाल का पार्टीशन, ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन, ये प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, बंगाल के विभाजन की बात रखी गई थी जनता के सामने। अब क्योंकि उस समय हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं था, लाइक कि रिलीजन बेस पे लड़ाइयाँ होती थी, रिलीजन बेस पे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ऐसा नहीं था। आपस में सब बहुत प्यार से रहते थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो 1857 की क्रांति में उस समय सुल्तान कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो बादशाह थे उस समय। लोगों को उनमें इतना फेथ था कि जब मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई थी तो पहला जो नारा था ना, दिल्ली चलो का, अभी भी हम कहते हैं कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली इसलिए जाना होता है क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है। तो जो भी बात सुनी जाएगी दिल्ली वही लोग सुनेंगे जो वहां पर बैठे हुए हैं। तो उस समय भी मेरठ से जब 10 मई 1957 में चला था, 1857 में चला था ना काफिला दिल्ली की तरफ, तो वो पहली क्रांति हुई थी। तो बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने जाके कहा था कि आप इस मूवमेंट को, यानी इस आंदोलन का आह्वान कीजिए, यानी आप एक तरह से हेड है इसके, आपके अंडर में ही होगा जो भी कुछ होगा। बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उसके बाद वो एग्जीक्यूटेड हो गया रंगून में और उनकी 1860 के 58 के या 60 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी वहीं पर रंगून में। रंगून प्रेजेंट में जो म्यांमार है ना, वहां पर है रंगून। तो तो उन्होंने बंगाल का विभाजन जब प्रस्ताव पारित किया तो लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, भारतीय लोगों में, कि जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाली बात हो रही थी ना, उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली बंगाल के विभाजन के लिए ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, अब यहाँ पे ये था पूरा बंगाल, ठीक है, ये था पूरा उस समय बंगाल। ये तो ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर जो प्रेजेंट में है, ये पूरा बंगाल था ये, ठीक है। तो ये था वेस्ट बंगाल, और इसे इसे कहते थे, ये बंगाल का वेस्ट पार्ट था, वेस्ट, और ये था ईस्ट। तो बेटा ये जो एरिया था ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, और ये वाला जो एरिया था वो हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी एरिया था। तो इन्होंने एक टैक्टिक खेली, मतलब एक तरह की इन्होंने ट्रिक खेली कि 1857 में जो हुआ वो आगे नहीं होगा। और वो 1857 में सारी क्रांति इसलिए सफल रही थी, एक तरह से इन लोगों पे दबाव इसलिए बना क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं था। क्योंकि देखो तात्या टोपे मुस्लिम थे और वो झांसी की रानी को सपोर्ट कर रहे थे, नाना साहेब को उनके एक वो थे
शाहमल उनका नाम था शायद। तो वो मैं और मॉडर्न हिस्ट्री में तुमको डीप में बताऊंगी। शाहमल, बेगम हजरत महल, उस समय सब लोगों ने पार्ट लिया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कोई उस समय क्वेश्चन ही नहीं था, सब बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत एकता से रहते थे। तो उन्होंने टैक्टिक खेली कि इसको इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को हम पार्ट कर रहे हैं, अलग प्रोविंसी बना रहे हैं, और इसको ईस्ट बंगाल को अलग प्रोविंसी बना रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा था कि उस समय फिर पहला मूवमेंट वहां पे स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और उन्होंने अमार सोनार बांग्ला, ये पूछा जाता है कि वो अभी प्रेजेंट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, अमार सुनार बांग्ला। ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उसको गाया उन्होंने, एक दूसरे को राखी बांधी। इतनी मतलब उस समय उन लोगों ने विरोध किया था बंगाल के विभाजन का। तो तब ये 1919 में ये चीज लेकर आए। क्यों? इन्हें था कि 1919 में इन्होंने बंगाल का विभाजन में इतनी बाधाएं लेकर आई, ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे तो इनको डिवाइड एंड रूल। देखो ये बात सच है, हिस्टोरियंस अगर कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, वो विभाजित करते थे और रूल करते थे। डिवाइड एंड रूल, वो लोगों को बांटते थे, ठीक है, कम्युनल बेसिस पे, और रूल करते थे। अगर उस समय ये चीजें ना होती ना, जो डिसेंट, जो एक लोगों में डिससेटिस्फैक्शन आ गई थी रिलीजन के नाम पे, अगर वो नहीं होती ना, तो 1947 से पहले ही हमें आजादी मिल जाती है, अगर वो चीज नहीं होती उस समय, ठीक है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए कि मुस्लिम्स के लिए, मैंने कल भी बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि ओनली मुस्लिम कैंडिडेट उठेगा उस पे सीट पे, और मुस्लिम ही उसे वोट कर पाएंगे, और कोई उसे वोट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था, है ना। तो ये पहली चीज। सेकंड जो चीज हुई थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो थी कि लेजिस्लेचर काउंसिल का साइज बढ़ा दिया था। तो इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। लेजिस्लेचर काउंसिल, तो अभी तो देखो हमारा लेजिस्लेचर कौन है, लोकसभा, ठीक है। लेजिस्लेचर काउंसिल, और लेजिस्लेचर काउंसिल की इन्होंने कितनी संख्या बढ़ाई थी, उसमें पहले प्रेजेंट में होते थे उसमें 16 मेंबर, और बढ़ा करके उनकी संख्या 60 कर दी गई थी, ठीक है। 16 से 60 मेंबर उनके बढ़ा दिए गए थे। और ये लोग इतने बायस्ड थे, और ये अपने आप को इतना सुपीरियर मानते थे ब्रिटिशर्स, अपने कलर के बेस पे, कि वी आर वाइट तो वी आर बॉर्न टू बी रूल द एंटायर वर्ल्ड। और वैसे किया भी उन्होंने रूल, लेकिन अपने आप को सुपीरियर इतना मानते थे कि जितनी भी काउंसिल बनती थी सिर्फ उसमें ब्रिटिश, ठीक है, इंडियंस उसमें नहीं होते थे। बहुत विरोध के बाद फिर फर्स्ट जो वायसराय काउंसिल में हमारे इंडियन एंटर हुए थे एज अ लॉ मेंबर, तो सत्येंद्र, ये नाम भी याद रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है कि वायसराय काउंसिल में सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो कि सदस्य बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे। फर्स्ट फर्स्ट इंडियन ही लिखना क्योंकि पहले इंडियन थे, पर्सन तो ये ब्रिटिशर्स हैं ही। फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल। फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे पहले मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल। और इन्होंने ये कौन थे, ठीक है, ये एज अ लॉ मेंबर उसमें ऐड हुए थे, लॉ मेंबर। जो लोग बाहर जाके पढ़ते थे, इंग्लैंड से लॉ करके आते थे, उन लोगों को ये बड़ा अच्छा मानते थे कि ओ ये इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, तो वो उनको लेते थे। क्योंकि गांधी जी का भी अगर बैकग्राउंड देखो तो गांधी जी भी बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर जो इंग्लैंड से लॉ करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं। इंडिया में, इंडिया से जो करते हैं उनको एडवोकेट कहते हैं, लाइक मी। ठीक है। तो और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया 1919 का।
नेक्स्ट जो आया था वो इसके जस्ट बाद आया था 1919 में। ये 1909 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये लोग कहते थे कि इंडियंस आपस में ही लड़ते रहेंगे और उसका ये फायदा उठाते रहते थे। और देखो ऐसा नहीं था कि बंगाल का विभाजन जो हुआ उसके बाद वो नहीं हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना तो बहुत ज्यादा जब विरोध हुआ था तो इन्होंने एन्यूल कर दिया था। एन्यूल मीन्स बंगाल के विभाजन को वापस कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने असम को बंगाल से अलग कर दिया था। असम को सेपरेट प्रोविंसी बना दिया गया था। तो कब हुआ था एन्यूलमेंट, यानी बंगाल का विभाजन कब इन्होंने वापस लिया था? वो था 1911 में। और यही डेट थी जब कैपिटल शिफ्ट हुई थी। ये कारण था क्योंकि बंगाल के लोग इन लोगों से इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे, इतने डिससेटिस्फाई हो गए थे कि 1911 में इन्होंने कोलकाता छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें वहां वहां ज्यादा सेफ लगा, नहीं तो बंगाल के लोग उनको शायद छोड़ते नहीं। 1911 में एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट का मतलब होता है एक तरह से बेटा इन्होंने प्रस्ताव वो वापस ले लिया था और या फिर उसे वो कर दिया था, क्या कहते हैं, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये डेट ऐसे इसलिए रहती है क्योंकि देखो कैपिटल शिफ्ट भी इसी पे हुई थी 1911 में। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसी में हुआ था, जो बंगाल का विभाजन था। और फाइनली ये बंगाल का विभाजन करने में देखो सफल रहे। बाद में ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड आई तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। फिर 1971 में जब वो आजाद हुआ ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया, है ना। और उसमें हमारा पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था जिसमें हम जीते थे। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ, ठीक है, क्योंकि जब तक ईस्ट पाकिस्तान रहता तो हमारे लिए खतरा ही खतरा था। इसलिए उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने 1971 में अपनी आर्मी भेजी, हराया उनको और वो फाइनली फ्री कर दिया। और इसको बांग्लादेश के लोग अभी भी हमारा ऋण मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें फ्री कराया। लेकिन है तो वो भी इंडियन, सभी इंडियन है। और ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। अब इसका जो नाम है सेम ऐसे मॉर्लेमेंटो है ना, इसका सेम ऐसे इसका भी एक नाम है, दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखो ये क्लियर है वैसे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे मॉर्लेमेंटो थे ना, ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये थे वायसराय। ठीक है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया। कुछ खास बदलाव इन्होंने किया नहीं 1909 के एक्ट में। तो मॉर्लेमेंटो में सबसे पहले तो जो सेपरेट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखो अब जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे डेवलपमेंट हमने इन्हीं से लिए हैं। तो दो अभी हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उन पे सिर्फ सेंटर रूल बना सकती है, ठीक है। स्टेट उसका गवर्नमेंट में कोई वो नहीं रहता रूल। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट है उस पे सेंट्रल स्टेट बना सकते हैं रूल, ठीक है। जो भी नियम लॉ कुछ भी बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स में जो मेंशन है इन द स्टेट लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी एज वेल एज स्टेट भी, ठीक है। तो इसका जो एक तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि लिस्ट कहाँ से आई, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि ये सेपरेट कर रहे हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को। जैसे कि मैं तुमको बताती हूँ, एजुकेशन,
एजुकेशन जो है सब्जेक्ट वो दोनों के लिए है, सेंटर भी बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में है, सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी। तो तुमने देखा भी होगा कि हमारी भी इस यूपी की भी अलग एजुकेशन पॉलिसी होती है और सेंटर की भी। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई लॉ उस सब्जेक्ट पे दोनों बना रहे हैं, स्टेट और सेंटर, तो किसकी चलेगी? सेंटर की। ठीक है, क्योंकि जो पावर हमें मिली है वो उसी ने दी है, तो उनके रूल को हम ओवरराइड नहीं कर सकते, सेंटर हमारे रूल को ओवरराइड कर सकता है स्टेट को। ठीक है, तो सेंटर की ही चलेगी। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ऑल्दो ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट पर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए सभी पर, जो अडॉप्ट कर सकते हैं करें, लेकिन एक तरह से ओवरराइड पॉलिसी है कि अगर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी अलग होगी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पर लगानी पड़ेगी, और सब जगह हो रहा है, यूपी में तो लागू हो ही गई है ना, और कंट्री और जगह स्टेट्स में भी ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो इट्स सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब देखो प्रोविंशियल प्रोविंशियल भी मैं तुमको बता देती हूँ कि प्रोविंशियल क्या वर्ड होता है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ इंडिया में प्रोविंसी होती थी और प्रेसिडेंसी होती थी। अब प्रोविंसी और प्रेसिडेंसी में डिफरेंस समझना क्या होता है। प्रोविंसी जो होती थी वो जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है ना, ब्रिटिशर्स ने जो अनेक्स की है वो उनकी प्रोविंसी होती थी। और प्रेसिडेंसी वो होती थी जो अनेक्स तो की नहीं है, लेकिन वहाँ का जो भी बादशाह है या जो भी राजा वहाँ का है, किंग है जो भी है, उस वो उसको पेंशन देते ब्रिटिशर्स, और उसके बदले में वो उसकी देखभाल खुद करते थे, उनकी आर्मी वहाँ स्टेशन करती थी, वो सारी चीजें होती थी। तो प्रेसिडेंसी तो मेनली वहाँ का जो राजा होता था उसके वो हेड होता था। एक प्रोविंसी होती थी जहाँ पे इनके वायसराय, इनके गवर्नर होते थे। ठीक है, तो प्रोविंसी कैसे, जैसे कि मैं बताऊं हमारी इंडिया, वो यूपी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इनकी प्रोविंसी था, क्योंकि अवध जो था, पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पुराना अवध है ना, अवध। वो उस समय के जो नवाब जिन्होंने इसका वो रखा था, सादत खान थे, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी, तो उन्होंने इसका नाम अवध रखा था। और ये जो था ना ये इसका नाम उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस। तो इनकी जो प्रोविंसी थी उनको ये रूल करते थे गवर्नर के थ्रू, और सेंट्रल पे भी इनके गवर्नर ही होते थे। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल, ये सिर्फ नाम के लिए था, वैसे तो कंट्रोल इन्हीं का ही था, रिलैक्स सेंट्रल। अब इसका मतलब क्या था कि सेपरेट कर दिए थे सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या था कि बेटा जो सब्जेक्ट थे जो सेंटर के अंडर में आते थे उस पर सेंट्रल लॉ बना सकता था, और जो प्रोविंसी के अंडर में थे उन पर सिर्फ प्रोविंसी लॉ बना सकती थी। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही बना सकते थे, सेंटर जो बनाएगा वो भी इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में इनको मानना पड़ेगा जो भी कोई लॉ बनेंगे। ठीक है, अब इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया। नेक्स्ट है डिवाइड provincial and central subject। अब इसमें इन्होंने एक तरह से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, दोहरी जो राजनीति थी वो इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। वो ये थी कि जो इनके सब्जेक्ट थे वो थे एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट थे, एक तो था ट्रांसफर्ड, जैसे हमारी अब प्रेजेंट में स्टेट सेंट्रल लिस्ट है ना, ये वहीं से ली गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंज हुए थे ना, नाम भले ही बदल गए हों, बट जो ये पढ़ रहे हैं ना हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये वहीं से आई ये चीजें। ठीक है, ऑल्दो ये चीज हमारे यहाँ अब नहीं है, और जो आगे भी डेवलपमेंट हुए सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर इन नेचर है। सेक्युलर का मतलब समझते हैं ना, धर्म निरपेक्ष, यानी कि हमारे कंट्री में सभी धर्मों को सम्मान, है ना, वो दिए गए हैं, राइट, समान अधिकार दिए गए हैं, किसी को भी जाति के उस पर कभी भी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, और पता है एक छोटी सी बात है, स्टूडेंट में ये भी होता है कभी ना कभी जब इस एग्जाम के टाइम पे, कि जब भी तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो पूरा लग के मेहनत से अच्छे से, कि जो दूसरे पर्सन कर रहे होंगे ना मेहनत,
उससे भी ज्यादा तुम करो। जब नहीं निकलता तो एक ब्लेम ये भी होता है, नहीं मेरा रिजर्वेशन नहीं था, मेरा इसलिए नहीं हुआ, उसको रिजर्वेशन मिल गया था उसका इसलिए हो गया। लेकिन मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ, अब समझना तुम इस बात को, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जब तक ये बात रहेगी तुम मेहनत नहीं करोगे कि नहीं उनको तो रिजर्वेशन मिलता है। तो बेटा उसके पीछे ना कारण रहे हैं, वो बहुत बैकग्राउंड उससे आते थे, बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते थे, और उस समय उनकी हालत इतनी थी कि दे आर वर्स देन क्रिएचर्स, ठीक है, उस समय उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो जिस समय ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था, आफ्टर दैट पूना पैक्ट आया उसके बाद, तो रिजर्वेशन मेनली क्या था कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए कि ये भी हमारे ही जैसे लाइन में एकदम इक्वल हो जाए, है ना, कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता था, कहीं जाने नहीं दिया जाता था, कहीं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था कि नहीं ये तो हायर क्लासेस के लिए, लो क्लास यहाँ पे पानी नहीं पी सकते इस कुएं से, या मतलब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, छुआछूत टाइप। लेकिन ये लोग भूल जाते थे कि वो भी इंसान थे, है ना, और इवन ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा इंडियंस का बहुत खराब ट्रीटमेंट करते थे। तो वो सारी चीजें खत्म हम नहीं करनी थी, जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करने वाले थे। तो रिजर्वेशन की मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ छोटी सी, कि इन यूपीएससी बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है, मैं तुम्हें बताती हूँ रिजर्वेशन का। तो अगर हम जो अनरिजर्व सीट है, अनरिजर्व यानी कि जिसमें जनरल कैटेगरी आता है, अनरिजर्व, तो उसकी कट ऑफ जाती है 98। अब फर्क समझना तो, और जो ओबीसी होती है, ओबीसी की कट ऑफ जाती है 7 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग। कितना फर्क है, या कभी कभी, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में इतना, कितने नंबर का फर्क हुआ, 2 या 3, देखो यहाँ पे 1 नंबर का मान लो, यहाँ 3 नंबर का मान लो, कोई फर्क नहीं होता। ओबीसी वाले को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना अनरिजर्व वाला कर रहा है। अगर यू हैव टू क्रैक यूपीएससी, यू हैव टू क्रैक यूपी टेट, या यू हैव टू क्रैक दिस यूपी पुलिस एग्जाम, तुमको मेहनत उतनी ही करनी है जितना दूसरा बंदा कर रहा है, क्योंकि तब तक तुम लाइन में आओगे ही नहीं। और ये एक्सक्यूज तो है ही नहीं कि नहीं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होता, बेटा उनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। 10-15 मार्क का फर्क जो आता है ना वो बहुत रेयर है, लेकिन यूपीएससी में कंटिन्यूस हम जो डेवलपमेंट देखते हैं ना, कहीं भी नहीं स्टैंड करते हम। हमें कट ऑफ जब भी हम तैयारी करते हैं हम ये मान के चलते ही नहीं है कि नहीं मेरा 95 के करीब, क्योंकि हमें थोड़ी ना सपना है 95 पे कट ऑफ चली जाएगी। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि 120 इसके अंडर में आए, तो कहीं तो हम स्टैंड करेंगे, चाहे हम रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, हमें ट्राई करना होता है कि 200 में से 120 तक जाए, ताकि कट ऑफ कितनी भी हो, है ना, हम कट ऑफ को देखेंगे ही, हम कट ऑफ से ज्यादा ले आएंगे तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है, फिर मेंस की अलग होती है ना। तो इजीली आप क्रैक नहीं कर सकते, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना अनरिजर्व वाला कर रहा है या रिजर्व वाला कर रहा है। तो कभी भी ना ये एक्सक्यूज मत डालना कि मेरा इसलिए नहीं हुआ यार उसको, तो ऐसे डिमोटिवेट क्यों होना, तुम उतनी मेहनत करो कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन तुम्हारा उसमें गलत ना हो, आंसर शीट में कम से कम तुम गलती करो, और जितना भी रिवीजन करके जा सको ना उतना रिवीजन करके जाओ, 4-4, 5 बार, 10-10 बार पढ़ के जाओ एक चीज को, तो तुम्हारा हो जाएगा। और होप कि तुम अपने पे विश्वास रखो, है ना, अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों से बचना, क्योंकि आगे तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। अब जब तुम आगे हो ना प्रिपरेशन में, तो ये तुम्हें हमें भी सुनने को मिलता था, लेकिन फिर हमने ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही थी, और ये सच्चाई है, ये ऐसे नहीं है, ये मैंने चीजें देखी है इसलिए मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो कौन एडमिनिस्टर करता था, तो ये एडमिनिस्टर करते थे गवर्नर, एडमिनिस्टर बाय द गवर्नर। और किसकी सहायता से, एडमिनिस्टर बाय गवर्नर विद एड। देखो जो वर्ड एड है ना ये बहुत सारे हैं, तो ये वाला जो एड होता है ये होती है सहायता। किसकी सहायता से, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो उस प्रोविंसी में मिनिस्टर्स होते उनकी सहायता से वो इन सब्जेक्ट पे लॉ बनाते थे। उनकी सहायता मीन्स कि उनकी भी राय उसमें ली जाती थी, उनके भी जो सहमति होती थी, वोटिंग होती थी, वो ली जाती थी। फिर एक होता था रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट।
रिजर्व सब्जेक्ट। अब इनको भी गवर्नर ही एडमिनिस्टर बाय द गवर्नर, एडमिनिस्टर बाय द गवर्नर with aid of एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसकी एड से ये भी इस पे भी देखो, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में सिर्फ छोटा सा माइनर सा अंतर है। इस पे भी लॉ गवर्नर ही बनाएगा, किसकी हेल्प से? मिनिस्टर की, ठीक है, उनकी सहमति लेकर, उनकी राय लेकर। और इस पर भी रिजर्व सब्जेक्ट भी, इसको भी एडमिनिस्टर गवर्नर ही करेगा, बट विद द एड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, मिनिस्टर से ऊपर लेवल की जो काउंसिल होती थी, उस पे ये सब्जेक्ट पे रूल बना सकते थे। इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किए थी, दैट इज डायआर्की। अब डायआर्की का मतलब समझना, डायआर्की। देखो, डाई वर्ड हमेशा जैसे डाई वर्ड का मतलब बेसिकली होता है टू, ठीक है। ये इसलिए मैं बताती हूँ तुम लोगों को क्योंकि ये काउंटिंग एक तरह से तुमने सुना होगा। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, और टेट्रा मीन्स फोर। और उसके बाद फिर पेंटा, हेप्टा, वो तुम लोगों को पता है, पेंटा मीन्स फाइव। तो डाई मीन्स टू, हमेशा से याद रखना, डाई मीन्स टू। तो डाई आर्की, आर्की मीन्स रूल, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डाई आर्की यानी डबल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से डबल रूल स्टार्ट हो गया था, इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया थी डाइआर्की। तो ये डाइआर्की ही तो थी, देखो डबल रूल नहीं है। पहले ट्रांसफर सब्जेक्ट पे भी गवर्नर ही बनाएगा लेकिन मिनिस्टर के एड से, और यहाँ पर भी गवर्नर ही बनाएगा लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एड से। तो एक तरह की डबल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो इसे, इसका मतलब था डाई मीन्स टू और आर्क मीन्स रूल। तो डायआर्की मीन्स हो गया डबल रूल। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में डबल रूल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, डबल रूल। तो ये था डायआर्की, इट मीन्स डबल रूल, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ तक पूछा था? दो। और थर्ड पे आ जाएगा ये डायआर्की इंट्रोड्यूस हो गई थी, और फोर्थ इसी का पॉइंट फिर इस पे ये एंड हो जाएगा, दैट इज बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म। तो बाइकैमरलिज्म ऐसे याद रखना कि दो लेवल होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट में दो लेवल होते हैं, और जरूरी नहीं कि हर जगह ये होता है। हमारे स्टेट में भी, यूपी में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है ना। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं वहां पर सिर्फ एक ही है, विधानसभा बस। तो बायकैमरलिज्म में मेनली क्या होता है कि लेजिस्लेचर के दो लेवल होते हैं, ठीक है। तो इसमें लेजिस्लेचर के दो लेवल कौन से थे? अपर हाउस होता है एक तो, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें लिखना बायकैमरलिज्म में एक फर्स्ट तो होता है अपर हाउस। हमारे यहाँ पे अपर हाउस किसे कहते हैं? एट द सेंटर लेवल राज्यसभा को, है ना, अपर हाउस। और सेकंड एक होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। क्योंकि लोअर हाउस इसे, अपर हाउस में तो जो वो जाते हैं सदस्य अपर हाउस के, वो हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो लोअर हाउस में यानी लोकसभा में हम भेजते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हम लोग जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको हम ही इलेक्ट करके वहां पे भेजते हैं। तो इसका इंग्लिश में भी नाम लिख लेना, वैसे हम आगे पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा के बारे में, क्या क्या होता है, कितने कितने सदस्य होते हैं, कैसे वोटिंग होती है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पर इसका जो नाम है उस समय इंग्लिश टाइम पे होता काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि एक तरह से हिंदी में वैसे लिख सकते हो तुम इसे विधान परिषद, और अलग अलग नाम भी होते हैं, कोई कुछ और कहता है, ठीक है। लोअर लोअर हाउस है,
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि इसे कह सकते हैं आप विधानसभा, जो कॉमन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं विधानसभा। इसे समझ लो राज्यसभा, ये है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो हेड जाएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम इलेक्ट नहीं करते, उन्हें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं करते। बट यहाँ के जो लोअर हाउस के प्रेजेंट में उस समय तो डायरेक्ट इलेक्शन था ही नहीं, है ना, इंग्लिश ही करते रहते थे, ब्रिटिशर्स ही इनको इलेक्ट करते थे। तो ये था लोअर हाउस। तो दो, और फर्स्ट टाइम, इसमें फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस किया था, इसमें फिफ्थ पॉइंट तुम लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए। डायरेक्ट इलेक्शन, तो देखो डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ कि पहले तो इंडियन को कोई से ही नहीं था, इंडियन का कोई रोल ही नहीं था, किसी तरह की जवाबदेही, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और एक और जो मेन चीज इन्होंने की, जो कि सबसे ज्यादा इस एक्ट को बहुत ज्यादा विरोधी बना देती है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्दर इन्होंने बढ़ा दिया था। देखो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो कम्युनल इलेक्ट्रोट किसे दिया, मुस्लिम्स को। अब उसके बाद इन्होंने इसे बढ़ा करके और कम्युनिटी के लिए भी कर दिया। ठीक है, ये एक लाइन क्रिएट, ये क्या करना चाहते थे कि इन लोगों को खुश करना चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स के ये कब्जे में रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये जो अपर हाउस है इसमें और इसमें ये अंतर है कि जो लोअर हाउस के लोग होते हैं इनको तो हम लोग मतलब इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे कि इन्होंने अब क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर देते। तो ये तो होते हैं बेटा मिनिस्टर्स, बेसिकली मिनिस्टर। लेकिन जो अपर हाउस होता है ना, यहाँ पर जो बड़े लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक कि जैसे तुमने देखा होगा राज्यसभा में प्रेजेंट में जया बच्चन, या फिर और कौन, जया बच्चन है हमारे यहाँ से, और कौन कौन है, देखो कोई कोई नाम, हाँ जैसे सचिन तेंदुलकर को भी इंट्रोड्यूस किया था, रेखा को भी उसमें वो किया गया था राज्यसभा में। हाँ, ये सारे, तो ये इन लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, इनको नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेशन के तहत इनकी वहां पर वोटिंग होती है, और तब इनको अपर हाउस में बैठाया जाता है। ठीक है, इसे अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी लोअर हाउस बिल पास करता है वो अपर हाउस में जाता है कंसेंट के लिए, और अपर हाउस जब उसमें देखता है कि कोई अमेंडमेंट करना है तो करके लोअर हाउस में वापस भेजता है कि भाई ये सुझाव है हमारे, इन सुझावों पे विचार करो, अगर सुधार कर देते हो तो हम इसे पास कर देंगे। फिर वो अपर हाउस में बिल पास होता था, एंड देन प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होते थे, तब वो एक्ट बनता था। ठीक है, तो अपर हाउस एक तरह से समझो कि जो क्या बोलते हैं उन्हें, काउंसिल ऑफ अपर पीपल, यानी कि जो ऊपर के और लोग हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं उनकी। हाँ, एमपी से भी बड़े। किस सन में हुआ था, देखो ये लिखा हुआ है ना कि इसमें, तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये उसी को कंटिन्यूस लिख रहे हैं हम, है ना, यहाँ से फिर इधर आ गया, ये उसी को कंटिन्यूस करो। 1919 के एक्ट में ये आ गया था डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो उसको तुम लिखना भी अच्छे से कि डायरेक्ट इलेक्शन कब आए थे। ये भी याद रखना, देखो वैसे हम राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट कौन करके भेजता है पता है तुम लोगों को? तो जैसे हमारा यूपी है, तो यूपी का ही एग्जाम्पल लेंगे, अपने यूपी का। तो हमारे यूपी में जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, जो भी एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे उनको। ठीक है, वो वोट मतलब उनको वोटिंग देनी होती है, उसमें हम वोट नहीं करते, हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, इन लोगों को वोट करनी होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इनको इंडिविजुअल स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो चूज करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इनको चूज करता है। लेजिस्लेचर का देखो मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दी, तो उसे कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका, जो लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर मीन्स जो लॉ बनाएंगे, जो किसी भी तरह का एक्ट बनाएंगे, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसे चूज करके भेजेगा। लेकिन उस समय तक ब्रिटिशर्स के टाइम तक ऐसा नहीं था,
डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम सिर्फ 1919 में वो किए थे इंट्रोड्यूस। उससे पहले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे और इंडियन को वोट देने का भी अधिकार नहीं था उससे पहले तो। ठीक है, फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बढ़ा दिया। किस किस को दे दिया था? देखो, सिख को दिया था, क्रिश्चियंस को दिया था, सिक्स, क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन कौन थे? जो इंग्लैंड के लोग थे और वो इंडियन से उन्होंने आके यहाँ पे शादी कर ली और उसके बाद जो भी उनकी पीढ़ी बनी वो इनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। मतलब दे आर नॉट टोटली इंडियन, है, दे आर इंग्लैंड प्लस इंडियन, इंग्लिश और प्लस इंडियन, तो इनको एंग्लो इंडियन भी कहते थे। एंग्लो इंडियन को दे दिया। ठीक है, सिख क्रिश्चियन मेनली ये थे और एंग्लो इंडियन, और उसके साथ साथ यूरोपियंस। अब यूरोपियंस को भी दे दिया इन लोगों ने, तो इसकी वजह से इस एक्ट में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ये भी तो कम्युनल था। अब देखो, तुम सभी को दे दोगे, बचा कौन फिर, है ना? तो इन्होंने सभी को दे दिया। मुस्लिम्स का तो कंटिन्यू था, इनके साथ साथ इन्होंने सभी को दे दिया। नहीं दिया, वही तो चीज थी कि उनको नहीं दिया। उनको इसलिए क्योंकि इन लोगों को एक लाइन ब्रिज क्रिएट करनी थी। एक कहते ना, मैंने कहा ना, डिवाइड एंड रूल, ये उन लोगों को डिवाइड करना चाहते थे। इनको चाहते थे कि ये अपनी साइड कर ले, मुस्लिम्स को चाहते थे कि अपनी साइड कर ले, और जहां तक बहुत ज्यादातर ये सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि उसी का कारण है कि पाकिस्तान बना। नहीं तो इंडिया का ही भाग था पाकिस्तान, और इंटीग्रल पार्ट है था इंडिया का। लेकिन इनकी वजह से ही जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे रहे हैं उनको, उनको ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे कि उनको थोड़ा लालच आ रहा है कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स के साथ। तो जितने भी ज्यादा मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसमें मुस्लिम्स और बहुत सारी ऐसी क्लासेस थी जो कि उन मूवमेंट से दूर रही। उन आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, जिसकी वजह से वो आंदोलन कहीं ना कहीं वो रहे, असफल रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस क्या कारण था इसके पीछे? ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी कि वो करो, यहाँ पे किसी ना किसी तरह से इनको विभाजित करो और फिर रूल करो, क्योंकि अगर ये एक हो गए तो हमें तो टिकने नहीं देंगे। तो वो इनकी एक वो थी, और उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा पाकिस्तान के रूप में, जो अभी भी हमारे लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है, साइमन कमीशन, देखो हमारे बगैर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल अगर हम देखे जाए ना, पॉलिटिकल अगर हम देखें तो हमारे बगैर वो रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन अस, है ना? और हम ये नहीं कह सकते वी आर नॉट डिपेंडेंट, बट सम टू सम एक्सटेंट। अगर हम पूरा ट्रेड बंद कर देंगे उनसे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वे हमसे पूरा ट्रेड बंद कर देंगे, उनके यहाँ पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेनली जो भी फूड क्रॉप्स होती हैं, जो भी चीजें होती है, जो भी ट्रेड होता है, फूड क्रॉप्स हुआ, कपड़ा हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी चीजें हुई, वो सब हमारे यहाँ से वहां जाती है। ठीक है, तो उस हिस्से को उधर जाने से, उनके हिस्से में जाने से हम पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वी आर फ्लोरिशिंग, हम आज भी उतने ही उन्नत कर रहे हैं, और वी आर बिकमिंग नेक्स्ट विश्व गुरु। तो इंडिया तो प्रोग्रेस करता रहेगा, ठीक है, करता आया और करता रहेगा, लेकिन हमारे बगैर वो सुखी नहीं रहेंगे। तो ये 127 को साइमन कमीशन की डेट लिखना और याद रखना हमेशा। साइमन कमीशन नवंबर 1927। ठीक है, साइमन कमीशन नवंबर 1927। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या? 7 मेंबर अपॉइंट करने के लिए। अब कौन थे वो मेंबर? तो इसमें लिखना गवर्नमेंट अनाउंस। देखो अनाउंस जब मैं लिख रही हूँ ना, तो वो डबल एन है। सेवन मेंबर, ठीक है, एक 7 मेंबर का उन्होंने एक पैनल भेजा, या कमेटी कह दो, कमेटी भेजी इन्होंने। स्टैचुअरी कमीशन, स्टैचुअरी मीन्स होता है वैधानिक। ठीक है, स्टैचू स्टैचुअरी कमीशन।
स्टैच्यूरी का मतलब यहीं पे लिख लेना बेटा, इसका मतलब है वैधानिक, मतलब एनीथिंग विच इज एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, एनीथिंग विच इज एस्टैब्लिश बाय लॉ दैट इज स्टैच्यूरी। तो स्टैच्यूरी कमीशन बनाया क्या देखने के लिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखने के लिए। लेकिन ये सारे सारे 7 मेंबर ऑल आर क्या, वाइट, वाइट मीन्स ऑल आर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश। अब तुम ये बताओ कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हमारी कंट्री के लिए बन रहा है, लेकिन हमारा ही उसमें कोई रोल नहीं है, हमारे ही कोई मेंबर नहीं है उसमें ये सलाह देने के लिए, तुम हमारी कंट्री को हमसे बेहतर नहीं जान सकते, ठीक है। तो वहां पर इन लोगों ने क्या किया, 7 मेंबर का कमीशन, और इसका सब जगह विरोध हुआ था, सब जगह मीन्स के जब जहां जहां साइमन कमीशन का ये 7 मेंबर गए जहां भी, और मेन इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा तुमने अभी तक नहीं पूछा, तो इसके जो हेड थे दैट इज सर जॉन साइमन, तो इनका भी नाम आ जाता है कि साइमन कमीशन को साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, तो इनका नाम पड़ा था सर जॉन साइमन, ठीक है, जो इस पैनल के हेड थे, इस कमीशन के हेड थे, ठीक है। तो उनको देखने के लिए भेजा था इंडिया अंडर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आगे हो सकते हैं या नहीं, या ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है इसके तहत क्या क्या वहां पर वो हो सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो टू लुक इनटू द मैटर ऑफ इसका कारण इंडिया अंडर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कमीशन का विरोध सब जगह हुआ, ठीक है, इस कमीशन को सब जगह काले झंडे दिखाए, ब्लैक फ्लैग दिखाए, और इस जहां जहां गया था साइमन गो बैक के उस समय नारे लगे थे, साइमन गो बैक, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसका सबसे ज्यादा जो मेन कारण था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो या ना हो, बट ये जो चीज थी कि हमसे नहीं पूछा, वो सबसे बड़ी कारण था कि हमारे देश के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप भेज रहे हैं सभी ऑल ब्रिटिश, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट साइमन कमीशन के बारे में देखो, रिपोर्ट वगैरह में हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में इतना काफी है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बस लास्ट जो हमने करना है दैट इज अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, रैमसे मैकडोनाल्ड, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है रैमसे मैकडोनाल्ड है, ठीक है। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, कम्युनल अवार्ड। अब ये कम्युनल अवार्ड के नाम से इसलिए जाना जाता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा करके, देखो अब तक उस चीज को काउंट करो, मुस्लिम्स को दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर उसके बाद एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, ये हो गए, सिख हो गए, यूरोपियंस हो गए, और ये क्रिश्चियंस हो गए, इनको तो दिया ही दिया। अब इसके बाद ही वो क्या कह रहा था, इस वाले अवार्ड में लिखा गया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो किसको दिया जाए, डिप्रेस क्लासेस को, सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस। अब डिप्रेस क्लासेस में तुमको बता देती हूँ बच्चे कि जो प्रेजेंट में हमारी SC ST कम्युनिटीज हैं, दे आर अंडर डिप्रेस क्लासेस, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस, डिप्रेस क्लासेस। तो प्रेजेंट में हमारे जो SC ST कम्युनिटी है इंडिया की, उनको, तो ये तो एक तरह से इन्होंने रिजी खड़ी कर दी कि उनको भी हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, कंट्री में इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका इतना विरोध हुआ था कि गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, यानी अनशन,
मरनो उसे क्या कहते हैं, फास्ट अनटू डेथ को क्या कहते हैं कि जब तक फास्ट किया था जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए, है भूख हड़ताल। ठीक है, तो